हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 12 जुलाई 2025 है और आज कौन कौन से एमसीक्यू बनेंगे, खास तौर पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी को लेके और उसका जो स्टैटिक लिंकेज है वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल। और आप पीडीएफ जाके चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात करेगा, असम में जो राइनो है उसका डीएनए प्रोफाइलिंग हो रहा है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग थोड़ा सा चर्चा में है और असम राइनो भी चर्चा में आ गया है, तो दोनों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। पहले एमसीक्यू देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। विद द रेफरेंस टू द राइनो डीएनए प्रोफाइलिंग इन असम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो डीएनए प्रोफाइलिंग के संबंध में, असम के गेंडे के संबंध में बताना है विचार। पहला, द एनालिसिस इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द RHODIS इंडिया प्रोग्राम। सेकंड, द प्रोफाइलिंग एम टू लिंक सीज हॉर्न द पोचिंग इंसिडेंट। तो क्या ये जो प्रोफाइलिंग, इसका पर्पज जो अवैध तस्करी होती है सींगों की, उसको रोकना है। तीसरा, डीएनए प्रोफाइलिंग यूजफुल ओनली फॉर स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नॉट लीगल एविडेंस। तो लीगल एविडेंस के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के लिए होता है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं। अब क्या आपको इसमें से करेक्ट आंसर है, अब वो आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए, सारा हम कुछ देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो आखिर ये जो प्रोग्राम है RHODIS, ये है क्या। ये बेसिकली जो प्रोग्राम है, ये जो राइनो है उसका डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, डीएनए की प्रोफाइलिंग की जा रही भारत में जितने भी राइनो हैं उनकी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में किया जा रहा है, पूरा ग्लोबली किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में किया गया और अगर आप देखोगे अभी भारत में हो रहा है। तो भारत में जो WII है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो इसका काम कर रहा है, ठीक है। और देहरादून से इसका पूरा मॉनिटर कर रहा है। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा राइनो आपको असम में ही मिलेंगे। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसके अलावा और भी जो नेशनल पार्क है वहाँ पे राइनो पाए जाते हैं। ये आपको बेसिक फैक्ट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये क्या कर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो RHODIS जो मिशन है, इसके अंतर्गत जो गेंडे के जो बाल होते हैं, ब्लड होता है, जो सींग होती है, उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहे हैं, जिनसे इनका जो इलीगल जो अगर आप देखोगे पोचिंग होती है और ट्रेड होता है, उसको रोका जा सके, आगे चल के ये कार्रवाई संभव की जा सके। ये यहाँ पे इसका पर्पज है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब अगर आप बात करो कि ग्लोबली अगर आप राइनो कितने टाइप के पाए जाते हैं, अगर आप राइनो की बात करो तो आप देखोगे ग्लोबली 5 टाइप के राइनो देखने को मिलते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट राइनो हैं 3 हैं। कौन कौन से? जावा राइनो, जावन राइनो, जावा और सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया, वहाँ पाए जाते हैं। सुमात्रा राइनो और इंडियन राइनो, इंडियन या भारतीय राइनो। अब इनका IUCN कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखो कि जो इंडियन राइनो है ना, ये कौन सी कैटेगरी? वल्नरेबल कैटेगरी है। सुभेद IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में इंडियन राइनो एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर आप जो सुमात्रन और जावन राइनो को देखो, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये स्टेटमेंट UPSC ने पूछा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा 2 और राइनो की कैटेगरी है, उनको भी आप जान लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो अफ्रीका में 2 टाइप के राइनो देखे जाते हैं, एक ब्लैक राइनो देखा जाता है, एक वाइट राइनो। तो जो वाइट राइनो है उसकी जो कैटेगरी है वो नियर थ्रेटन है, कम संकटग्रस्त है एक तरह से देखें। और जो अगर आप देखोगे ब्लैक है, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो 5 टाइप के राइनो आपने देख लिए यहाँ पर, कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत में भी आपने देखा। और इसके सबसे पहले सैंपल अगर आप देखोगे ना, राइनो कहाँ मिले, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्ड मिली है उसमें भी राइनो के सैंपल मिले हैं। तो मतलब बहुत पुराना एक तरह से अगर आप देखो तो जो मानव के कॉन्टेक्ट में आने वाला एक तरह से जीव है, तो इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ आपने यहाँ पर देखा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या बात करनी थी, यहाँ पे हमें आंसर बताना था। तो देखिए, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर अगर आप देखोगे गलत है। यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये जो मिशन है सही बात है, और दूसरा इलीगल जो पोचिंग है, इसको रोकने के लिए ही ये मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये पहले यहाँ पे की जा रही है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं और स्टेटमेंट 1 और 2 इज राइट, और ए ऑप्शन इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो डीएनए का जो प्रोफाइलिंग होती है, इसको लीगल एविडेंस की तरह लिया जा सकता है, यूज में आया जा सकता है, ठीक है। अगर आप बात करो राइनो की, बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं, तो असम में आपने काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसका नाम सुना होगा। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, मानस नेशनल पार्क का। इसके अलावा पोबितोरा भी सेंचुरी है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो बेसिकली असम में ज़्यादातर इनका फाउंडिंग ज़्यादा इनकी मिलती है। अगले MCQ की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे।
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ AX मिशन फॉर इंडिया स्पेस डिप्लोमेसी, बहुत चर्चा में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो एक्सियोम मिशन है उसके बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं, डेली डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आज जान लेते हैं, क्योंकि जो शुभांशु शुक्ला हैं वो भारत के अंतरिक्ष यात्री उसमें बने हैं उस यात्रा में, ठीक है। अब ये जो 4 मिशन ये है किसका, कई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कि इसरो का मिशन है, इसरो पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा डाउट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस डाउट को यहाँ पे ख़त्म करना है इस MCQ से। स्टेटमेंट आप पढ़ो, इट वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मैन्ड मिशन। तो देखो क्या ऐसी बात है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनस मैन मिशन होने वाला है वो गगनयान होने वाला है, उसी की तैयारी सब चल रही है कि पहले से ही भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, पहले से भारत के जो एस्ट्रोनॉट जो जाने वाले हैं वहाँ पे जाएं, उसको फील करें, जिससे बाद में समस्या ना हो। तो ये बात यहाँ पे गलत है, गगनयान भारत का मिशन है, ये इसका मिशन है नहीं। अगर ये इसका मिशन नहीं है तो किसका मिशन है, एक्सियोम मिशन। तो नासा अगर आप बात करो US की जो स्पेस एजेंसी है, और वहाँ पे जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के नासा के सहयोग से ये मिशन लॉन्च किया गया है। किसने, एक्सियोम स्पेस ने, एक्सियोम स्पेस नामक जो संस्था उसने नासा और स्पेस एक्स की मदद से इस पूरे मिशन को लॉन्च किया है। और पर्पज़ ये है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर यात्रियों को भेजा जाए, कॉमर्शियल मिशन एक तरह से पूरा ये। और इसमें जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9 जो बहुत हैवी रॉकेट है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है और उसकी मदद से यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। अब कितने क्रू मेंबर गए हैं दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ UPSC की, UPSC नहीं पूछेगा। शुभांशु शुक्ला के बारे में हो सकता है स्टेटमेंट बन सकता है, तो वो आपको यहाँ पे पता है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पे, दूसरा सही है। तीसरा क्या क्यों गलत है कि इसरो एंड UAE का मिशन है, ये तो एकदम बात यहाँ पे गलत हो जा रही है। आपने सारे फैक्ट्स यहाँ पे देख लिए हैं। दूसरा यहाँ मून का है तो ये भी यहाँ पे बात गलत हो जा रही है। तो आप जैसे स्टैटिक पढ़ते हो ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आप MCQ को एलिमिनेट कर लेते हो और बहुत सारे फैक्ट्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हो, इसलिए क्या ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले तीसरे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, व्हाट डज द TNKET मॉडल फोकस ऑन इन तमिलनाडु हेल्थ स्ट्रैटेजी। तो तमिलनाडु की जो TB को लेकर की स्ट्रैटेजी है, TB को लेकर आपने कल ही हमने आर्टिकल देखा था, उसमें हमने बात की थी कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके अलावा XDR MDR जो सारे TB हैं उनकी बात की थी। कल के MCQ आप देखोगे तो इतना कंटेंट हमने TB के लिए दे दिया कि आप मेंस के आंसर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर TB के बारे में एक इनिशिएटिव तमिलनाडु का TNKET, तो इसे यहाँ पे तमिलनाडु कसनोई इरापिला थित्तम ऐसा कुछ करके नाम है इसको, ये बोला जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि जो TB के से जो भी लोग मर रहे हैं उनके डाटा को एनालिसिस किया जा रहा है और डाटा को यूज़ किया जा रहा है। उस डाटा के यूज़ से TB के जो पेशेंट हैं उनको ट्रीट करना, उनके TB पेशेंट के नंबर ऑफ पेशेंट की कमी लाना। तो इस तरह से TB जो मोर्टेलिटी है ना, TB मृत्यु दर जिसे बोला जाता है, उसमें सक्सेसफुल रहा है ये मॉडल TNKET। इसलिए यहाँ पे ये मॉडल पूरा सक्सेसफुल है, इसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मॉडल है किससे संबंधित है, तो रिड्यूसिंग TB मोर्टेलिटी यूजिंग ट्राइज बेस्ड टूल। तो ट्राइज बेस्ड जो टूल है उसका यहाँ पे यूज करके ये जो मॉडल है यहाँ पे कम किया जा रहा है, TB को खत्म करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार और रिवीजन करने के लिए हम बता देते हैं कि भारत का टारगेट ये था कि 2024 तक TB को पूरी तरह से इंडिया से एलिमिनेट करना, लेकिन WHO को टारगेट है कि 2030 तक TB को एलिमिनेट करना। भारत में 1/3 TB के पेशेंट यहाँ पे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, और जो सोशल जस्टिस है, हेल्थ का इशू है, UPSC के मेंस के पार्ट में ये वहाँ पे भी कवर होता है। आगे हम बात करेंगे अगले MCQ की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंडियाज AI स्ट्रेटजी। इंडिया की AI जो स्ट्रेटजी उसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है, यहाँ पे आप देखो एरावत। अब इसके बारे में आपको पता है नहीं पता है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो एरावत क्या है, एक तरह से AI रिसर्च एनालिसिस एंड नॉलेज एसिमुलेशन ऐसा कुछ इसका नाम है। तो ये भारत सरकार का जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसे यहाँ पे क्या कर रहा है, चालू कर रहा है। ये क्लाउड बेस्ड सुपर कंप्यूटिंग एक तरह का AI प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है कि R&D को प्रमोट करना, AI रिलेटेड जो R&D है इकोसिस्टम एक तरह से देश में सब बिल्डअप हो जो AI को प्रमोट करे, AI के संबंध में रिसर्च हो, उसको प्रमोट करने का पर्पज़ यहाँ पे किसका है, एरावत का है। तो ये तो बात भारत का AI स्ट्रेटजी है ऑलरेडी, ठीक है। बात करें दूसरी की GPI की, इसका भी पार्ट एक तरह से अगर आप है भारत, क्योंकि इसे बोला जाता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको शुरू किया गया था 2020 में। 2020 जब इसको शुरू किया गया तो भारत इसमें अगर आप देखो 2023 में भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी भी की, अध्यक्ष रहा भारत, ठीक है। और बाद में 2023 में भारत में इसका समिट भी हुआ था न्यू दिल्ली में। इसमें ग्लोबली एक तरह से पार्टनरशिप बिल्डअप की जा रही है। AI में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसमें AI का यूज किया जा सके, रिस्पॉन्सिबल AI या डाटा गवर्नेंस को बेहतर किया जा सके, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे नीति आयोग को भारत सरकार की है, इसलिए इसमें पार्टनरशिप यहाँ पे चल रही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में,
सुभाष, तो सुभाष ये टेक्स्ट को अनुवाद करने का टूल है, ये एआई का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। चौथा, इंडिया एआई नॉलेज पोर्टल इंड एआई करके है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसे बोला जाता है, उसका ये अम्ब्रेला इनिशिएटिव है। कौन सा? इंडिया एआई, जो भारत में जो एआई का इकोसिस्टम उसको बेहतर करने के लिए प्रयास यहाँ पे कर रहा है। अब इसी संबंध में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे सरकार ने 10,372 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किए गए हैं इस मिशन को। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू भी हो सकता है, आपको एडिटोरियल में आज के मिला हो कितना पैसा एलोकेट किया गया है एआई के लिए, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। गिव मी अ सेकंड। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ एरावत। तो ये हमने आप यहाँ पे देख ही लिया। तो एआई के संबंध में ये एक तरह से 20 का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिसर्च, तो ये इसका सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एरावत के संबंध में हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया, फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करेगा किसके बारे में? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पे एडिटोरियल भी आया है, तो यहाँ पे चर्चा हो सकती है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के संबंध में मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। अब अगर आप बात करो तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा ये जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कि पिछले कंपेयर में जेंडर जो इनइक्वालिटी कितनी कम हुई है, जेंडर पैरिटी कितनी बढ़ी है, ये एनालिसिस करता है पूरा डाटा, जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे बात करता है। और किस में 4 इसके बेसिकली की हाईलाइट्स होते हैं, ये 4 इसके डोमेन होते हैं। एजुकेशन या शिक्षा की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या आर्थिक भागीदारी होती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता है, ये कितना हुआ है। चौथा, हेल्थ एंड अकाउंटेबिलिटी या हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो 4 यहाँ पे बेसिकली क्राइटेरिया इसको यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि यूएनएफपीए यहाँ पब्लिश करता है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। एलिमिनेट करोगे सारा एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखोगे शिक्षा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हेल्थ, ये सब देखता है। तो ये तो बात हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर ली। अब यहाँ पे मेन बात ये हो रही है कि इंडिया ने क्या किया एआई पर, इसमें जो इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें सुधार हो रहा है, इसके यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। अगर आप देखोगे तो 131 के आसपास आई थिंक रैंकिंग है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो रैंकिंग अभी भी भारत की बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। ठीक है, तो जो पिछले वर्ष जो रैंकिंग मुझे लगता है इससे बेहतर रैंकिंग थी, इस बार 131 के आसपास रैंकिंग आई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर आप बात करें यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, क्योंकि इसकी बहुत सारी रिपोर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। कई बार यूपीएससी ने एक बार तो पूछा था, डायरेक्ट रिपोर्ट के बारे में ही पूछा था कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो डब्ल्यूईएफ कुछ और रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश करता है डब्ल्यूएचओ, फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करता है डब्ल्यूएचओ। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी डब्ल्यूएचओ पब्लिश करता है। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा 3 चीज़ें हैं, ग्लोबल अगर कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये तीनों को पब्लिश करता है। साथ ही साथ आपने देखा कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ये पब्लिश यहाँ पे कर ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, व्हाट वाज द एलोकेशन फॉर द इंडिया एआई मिशन अनाउंस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि 10,000 करोड़ रुपये इंड एआई करके जो मिशन है, उसमें यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो मेटी है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, उसको सरकार ने लोकेट किए हैं 10,372 करोड़ आई थिंक। तो इतना यहाँ पे लोकेट किया गया है। अगला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है, द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वर इंस्क्राइब ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो किस कमेटी में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है मराठा का एक जो इसके लैंडस्केप उसको डिक्लेयर किया है, मिलिट्री लैंडस्केप को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर तो सी हो जाएगा। लेकिन क्या ये यूपीएससी में आएगा? हो सकता है यूपीएससी में आ भी जाए, लेकिन हमें सिर्फ इसके दम पर तो जाना नहीं है यूपीएससी देने, हमें और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखो बेसिक बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि यूनेस्को है क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या कैसा है। तो अगर आप देखो कि यूनेस्को का जो यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसने एक 1972 में एग्रीमेंट किया, एक तरह से अगर आप देखो कन्वेंशन हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के बाद ऐसी नेचुरल साइट, कल्चरल साइट या मिक्स साइट को आइडेंटिफाई किया जाएगा ग्लोबली और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये बात हुई 1972 कन्वेंशन में। उसके बाद यूनेस्को का जो स्टेप है ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेप से क्वेश्चन यूपीएससी में बनता है। कैसे बनता है मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे अगर आप देखो कोई भी जो लैंड एरिया है, कोई भी एरिया जिसको डिक्लेयर करना है किसी भी चीज़ को, तो सबसे पहले उसके रिक्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और टेंटेटिव लिस्ट एक तैयार की जाती है। टेंटेटिव लिस्ट कौन तैयार करता है?
टेंटेटिव लिस्ट कोई देश तैयार करता है अपना कि अपने देश से कौन कौन से जो स्थल हैं, कौन कौन से साइट्स हैं, उनको यूनेस्को में हमें भेजना है, यूनेस्को से हमें प्रोटेक्शन प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देश तैयार करता है टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो लिस्ट है यूनेस्को को भेजी जाती है। अब यूनेस्को के पास ये लिस्ट चली गई, जब तक इस लिस्ट में किसी देश को नहीं, कोई लोकेशन नहीं जाएगी, उसके बाद तब तक कभी भी यूनेस्को की साइट वो डिक्लेयर नहीं होगी। तो टेंटेटिव लिस्ट में जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा नाम रहते हैं। फिर दूसरा होता है नॉमिनेशन डोजर, एक प्रोसेस होती है नॉमिनेशन डोजर। नॉमिनेशन जो डोजर होता है उनमें से क्या किया जाता है कि उस जो लिस्ट है उसमें जो स्थल है उनके बारे में, उनका जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है, उनका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है या इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है, इनको यहाँ पे देखा जाता है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी बात यहाँ पे की जाती है। फिर तीसरा स्टेज आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, दो संस्थाएं हैं, इनके बारे में आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। कल्चरल जो संस्था उसको कौन देखता है, ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट एंड साइट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट साइट्स। ये जो संस्था है तो जो भी कल्चरल साइट है उनको देखती है, उनका मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है। और अगर कोई नेचुरल, अगर आप देखें या इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई संस्था है या इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई साइट है, उसे IUCN देखती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है यहाँ पे, उसको देखती है कि हाँ सच में इसका एनालिसिस करके इसको डालना है कि नहीं डालना है। अब आता है डिसीजन लास्ट, तो लास्ट डिसीजन कौन लेता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WHC। इसमें अगर आप देखो 21 सदस्य देश के मेंबर होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, और वो जो सारी असेसमेंट हुआ उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हाँ इसको हेरिटेज लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है। अब उसमें जो स्कोर होता है उसके वजह से बेसिकली किया जाता है। अब आई थिंक मुझे जहाँ तक आइडिया है तो 43 के आसपास यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी तक में, जिसमें अगर आप देखो 34-35 के आसपास जो हिस्टोरिकल साइट है, एक तरह से अगर आप देखो 7 नेचुरल साइट है और एक मिक्स साइट है। तो जो इंपॉर्टेंट मिक्स साइट है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ पर सर्च करनी है। जो कंचनजंगा साइट है वो मिक्स साइट है, अगर आप देखो कल्चरली भी और इकोलॉजिकली भी, तो इसको यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। तो ये मोटा मोटे हिसाब ही हमने यहाँ पर देख लिया। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली जो भी MCQs बने थे। अब इनमें आपको नोट्स भी बनाने हैं, साथ ही साथ अगर कुछ आप रिसर्च करो तो उससे और भी आपका नॉलेज बूस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट साइट है 1984 में जो भारत में दी गई थी, आगरा ताजमहल और सारी, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।